हेलो फ्रेंड्स। अब इस वीडियो में हम लोग हमारा एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के सारे पॉइंट कंप्लीट करके ये एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी खत्म कर देंगे। काफी मजेदार डिस्कशन रहेगा ये सारा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या देखा, कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट होते हैं विच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो उसमें सबसे पहले देखा था बच्चों आपने ट्रेडिंग विद इनेमी। ओके, जब आप इनेमी के साथ में ट्रेड कर रहे हो ड्यूरिंग वॉर, आपके पास में अगर लाइसेंस ना हो तो वो एग्रीमेंट वॉइड बनेगा, ये हमने देखा था। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। याद है ना सबको, मतलब कोई प्रोसिक्यूशन होगा उसको आप दबाने की कोशिश कर रहे हो, प्रोसीडिंग ड्रॉप करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये भी क्या बन जाएगा, वॉइड बनेगा। लेकिन मैंने आपको बताया दो टाइप के आपके ऑफेंसेस होते हैं, एक होते हैं कंपाउंडेबल, दूसरे होते हैं नॉन कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल बोले तो जो स्टैट्यूटरी लिस्ट है कि भाई ये ऑफेंसेस किया तो फिर आपको अगर पैसे वैसे दे लेकिन यहाँ पे काम हो सकता होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस। तो कंपाउंडेबल ऑफेंस आपने अगर छोड़ा, उसकी प्रोसीडिंग स्टिफल करी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, एग्रीमेंट विल बी वॉइड। लेकिन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस के लिए आप लोग प्रोसीडिंग ड्रॉप कर रहे हो, स्टिफल कर रहे हो प्रोसिक्यूशन, तो वो डेफिनेटली क्या बनने वाला है, वॉइड बनेगा। ओके, फिर इसके बाद हम लोग और आगे गए, ट्रैफिक रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेस। पब्लिक ऑफिसेस में कोई पोजीशन लेने के लिए या फिर कोई रिकॉग्निशन लेने के लिए आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, तो वो भी क्या माना जाएगा बताना, वो भी वॉइड माना जाएगा। फिर इसके बाद हमने देखा था एग्रीमेंट टू क्रिएट मोनोपोलीज। आप अगर मोनोपोली क्रिएट करना चाह रहे हो मार्केट में खुद की, तो फिर वो भी क्या रहेगा बताना, वो भी वॉइड माना जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग देख रहे थे मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने आपको बता दिया, कोई अगर बोलता है भाई मैं तेरे को वाइफ ला के दूंगा, तो ये सब क्या हो जाएगा बताना, ये वॉइड अग्रीमेंट हो जाएगा। ओके, लेकिन जो मैरिज ब्यूरो है उनके कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं लड़के और लड़की की। ओके, वो कोई आपकी शादी वादी कराने का जिम्मेदारी नहीं लेते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। ओके, तो उनका अग्रीमेंट हमेशा क्या रहेगा बताना, वैलिड रहेगा। फिर इसके बाद हमने और देखा था इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, सॉरी इंटरफेयर इन द कोर्स ऑफ जस्टिस। ओके, अगर आप जस्टिस के कोर्स में इंटरफेरेंस करोगे तो वो भी क्या बनने वाला है बताना, वो भी वॉइड बनेगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो इंटरफेयर इन द कोर्स ऑफ जस्टिस में हम लोगों ने देखा था कि, सॉरी हम लोगों ने शायद ये देखा नहीं था, अब हम लोग इसको क्या करते हैं एक बार फटाफट देख लेते हैं। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट का नाम लेता हूं इंटरफेयर with the course of justice। ओके, अब ये हमने कल देखा नहीं था, आज हमको ये बात देखनी है। ओके, अब ये क्या होता है इंटरफियर विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। ओके, प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो बच्चों, जस्टिस बोले तो सीधी सीधी भाषा में बोलो तो न्याय, हिंदी में अगर ट्रांसलेट करो तो अगर आप जस्टिस में इंटरफेरेंस कर रहे हो, आप इंटरफेयर कर रहे हो इन द कोर्स ऑफ जस्टिस, तो ये डेफिनेटली क्या बनने वाला है बताना, ये बनेगा वॉइड। ये क्या बनने वाला है, वॉइड। मैं दो तीन एग्जांपल आपको दूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे इंटरफेयर होता है इन द कोर्स ऑफ जस्टिस। लेट्स से ये एक पर्टिकुलर बंदा है ए, ये एक पर्टिकुलर बंदा है बी। ओके, ए ने क्या किया, देखो ए ने एक गन निकाली, पिस्टल निकाली और गोली सीधे इसके सीने में मारी। ओके, जिससे ये बी क्या हो जाता है बताना, मर जाता है। ओके, बी डाइड हियर, बी डाइड हो गया, मर गया। और ये सब चीजें यहाँ देखो झाड़ी के पीछे छुप के किसने देखी बताना, एक पर्टिकुलर बंदे ने देखी। ओके, और ये परेशान हो गया, नाराज हो गया, और इसने क्या किया, इसने ये सब चीजें देख के यहाँ से वो अपने घर को चला गया। ओके, फिर इसके बाद में हुआ ऐसे, पुलिस आई, पुलिस ने ऐसा पकड़ के चलो बहुत इन्वेस्टिगेशन किया, और इन्वेस्टिगेशन करते करते इस बंदे को पकड़ा गया। ओके, तो क्योंकि आपको भी समझ रहा होगा ये इधर क्या था बताना, विटनेस था, क्योंकि इसने ए को बी को मारते हुए देख लिया था। और ये बात कहीं से इस पर्टिकुलर ए को पता चली कि मुझे बी को मारते हुए किसने देख लिया था, एक पर्टिकुलर बंदे ने देखा था। ओके, तो अब इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे से विजिट मारी, इस बंदे से विजिट की और उसको बोला
कि तू क्या करना, तू अपना मुंह बंद रखना, मैं बदले में तुझे क्या दूंगा, 5 लाख रुपए दूंगा। ओके, विटनेस को बोलता है तू तेरा मुंह बंद रख, मैं तेरे को क्या करूंगा, 5 लाख रुपए इनाम दूंगा। बात समझ में आ गई आपको? तो मुझे एक बात बताओ, आपको नहीं लगता कि ये जो ए है ये इंटरफेयर कर रहा है इन द कोर्स ऑफ जस्टिस? ऐसे जो विटनेस होते हैं इनसे आप ऐसे एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते हो। ओके, तो ये क्या कर रहा है बताना, ये पर्टिकुलर ए कहीं ना कहीं इन द कोर्स ऑफ जस्टिस में इंटरफेरेंस कर रहा है। तो ये जो ऐसे एग्रीमेंट होंगे ना बच्चों, ये एग्रीमेंट हमेशा क्या बन जाएंगे, वॉइड बनेंगे। क्यों वॉइड बनेंगे? बिकॉज दीज आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। क्योंकि ये कैसे बताना, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। देखो बात सिंपल है ना, अगर ऐसे ही कोई भी किसको भी उड़ा के विटनेस के अगर मुंह बंद करने लग गया तो कल चल के तो जस्टिस हो ही नहीं पाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये पर्टिकुलर पॉइंट निकाला गया कि अगर कोई बंदा इंटरफियर करता है इन द कोर्स ऑफ जस्टिस तो ये हमेशा क्या रहेगा बताना, वॉइड रहेगा। ओके, इसके अलावा मान लीजिए यही जो बंदा जिसने बी को मारा, इसने यहां तो सेटलमेंट की ही की, और साथ ही साथ इसने मान लीजिए जो जज होता है ना, तो जज को भी क्या कर दिया बताना, 5 लाख रुपए दिए। काय के लिए? वो जो पर्टिकुलर केस होगा तो वो इसी के फेवर में निकालना, इसके लिए जज को भी पैसे दे दिए। मेरे को एक बात बताओ, आपको नहीं लगता ये इन टोटलिटी इन द कोर्स ऑफ जस्टिस जो होगा तो उसमें इंटरफियर कर रहा है? जस्टिस की जो भी आपकी प्रोसीजर होती है उसके अंदर ये क्या कर रहा है बताना, इंटरफेरेंस कर रहा है। तो ऐसे जो भी एग्रीमेंट रहेंगे, भले ही कोई स्टैट्यूटरी ऑफिसर को आप लोग क्या कर रहे हो, पैसे दे रहे हो, कोई स्टैट्यूटरी ऑफिसर है उसको पैसे दे रहे हो, या फिर कोई विटनेस को पैसे दे रहे हो मुंह बंद रखने के लिए, तो ये सारे के सारे कौन से एग्जाम्पल होंगे बताना, ये एग्जाम्पल होंगे तुम्हारे इंटरफेरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस के। और हमेशा याद रखो ऐसे सारे एग्रीमेंट्स आपके क्या बनने वाले हैं, वॉइड एग्रीमेंट्स बनेंगे। इज दैट क्लियर? बिकॉज दे आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये तो आपको खुद को भी समझता होगा ना बच्चों, क्योंकि ये पब्लिक के फेथ में नहीं है, पब्लिक के गुड फेथ में नहीं है ये ऐसे काम करना। ओके, क्योंकि ऐसे अगर चलता रहा तो कल तो कोई भी क्या करेगा, जस्टिस में इंटरफेयर करेगा, विटनेस को पैसे देगा, जज को पैसे देगा और सब मैटर रफा दफा करेगा। ओके, तो ये ना हो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बोला कि ऐसा जो पर्टिकुलर आपका एग्रीमेंट होगा ये क्या बनने वाला है बताना, वॉइड बनेगा। इन द आइज ऑफ लॉ ऐसे एग्रीमेंट्स को कोई मंजूरी नहीं होगी। इन द आइज ऑफ लॉ इनको कभी भी वैलिड नहीं माना जाएगा। इज दैट क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। आप लोग फटाफट ये ड्रॉ कर लो, लिख लो और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। इंटरेस्ट अगेंस्ट व्हाट? ऑब्लिगेशन। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, कोई पर्टिकुलर एक्ट करना ये आपका ऑब्लिगेशन था, ये आपकी ड्यूटी थी कुछ पर्टिकुलर एक्ट करने की। ओके, कोई पर्टिकुलर एक्ट करना था और वो एक्ट करना ये आपकी थी ड्यूटी। और हुआ ऐसे, आप उस ड्यूटी के लिए ही क्या कर रहे हो, कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हो, कोई आप पैसे चार्ज कर रहे हो सामने वाले से, तो इसको बोला जाएगा इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। ओके, जो आपकी ड्यूटी है वो वर्क करना, उसके लिए ही आप लोग अगर पैसे ले रहे हो, आप आपका इंटरेस्ट बता रहे हो उसमें, जब भी इंटरेस्ट बोला जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग उनसे पैसे ले रहे हो। ओके, तो ऐसा जो पर्टिकुलर आपका अग्रीमेंट होगा ये हमेशा क्या बनेगा, वॉइड बनेगा। ये हमेशा क्या बनना है बताना, वॉइड। मैं जैसे आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, ये ऐसा ही पॉइंट हमने कंसिडरेशन में पढ़ा था। क्या? परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट? वन हु इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, मतलब जिस बंदे को वो काम लीगली करना ही पड़ता है और उसके लिए अगर वो कंसिडरेशन लेता है तो वो तो वैसे भी क्या बनती है, वॉइड बनती है। तो ये पॉइंट उसी के जैसा है। इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन मतलब जहां आपकी ड्यूटी थी कुछ वर्क करने की और उसी ड्यूटी के लिए आप कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हो, तो ये क्या माना जाएगा बताना, ये माना जाएगा वॉइड। ओके,
मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ओके, प्लीज ध्यान से सुनो। अब देखो बच्चों, अब जब भी आप लोगों की आर्टिकलशिप शुरू होती है तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको किसी सीए के अंडर काम करना पड़ता है, 3 इयर्स तक की आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, ओके। अब ये मेरी बात है, जब मेरा भी इंटरमीडिएट पास आउट हो गया था, बहुत ग्रुप मेरे साथ में पास हुए थे, तो फिर मैं भी क्या कर रहा था बच्चों, आर्टिकलशिप कर रहा था एक हमारे बॉस के अंडर, ओके। अब हुआ ऐसे, फर्स्ट ईयर तो सीखने में चला जाता है, आप हर बात सीखने लगते हो, ओके। और जिस पर्टिकुलर कंपनीज का काम आपने सीखा या किया, वही कंपनीज आपके पास सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में भी होती है ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप। ये होता है, नॉर्मली ऐसे होता है, ओके। हुआ ऐसे था, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंपनीज थी, ऑलमोस्ट 100 करोड़ का उसका टर्नओवर हुआ करता था, ओके। तो वो फर्स्ट ईयर से मैं उस कंपनी में जाया करता था उनका काम करने के लिए, ओके, ऑडिट वगैरह सब करने के लिए। अब होता क्या है, होता ऐसे बच्चों, जब आप किसी कंपनी का काम फर्स्ट ईयर में हाथ में ले लेते हो ना, तो आप पकड़ के चलो आखिरी ईयर तक उस कंपनी का राई राई आपको पता चल जाता है। एक भी ईयर काम कर लोगे तो कंपनी की राई राई आपको समझ में आ जाती है, और वो कंपनी के लोग आपके बड़े जान पहचान के होने लग जाते हैं, ओके। तो सेम थिंग हैपेंड विद मी। अब मैं भी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंपनीज में जाया करता था, तो वहां पे ऐसे हुआ, फर्स्ट ईयर में गया तो सेकेंड ईयर भी वो कंपनी मेरे ही हाथ में थी। अब होता क्या हुआ ऐसे, तो वहां के जितने भी स्टाफ मेंबर्स वगैरह सब थे, वो काफी मेरे से अच्छे घुल मिल गए थे, ओके। और डेफिनेटली आप लोग काम भी करते थे उनका, तो अकॉर्डिंगली वो लोग भी क्या होते बताना, फिर वैसे आपसे घुल मिल जाते हैं, ओके। तो वो लोग काफी घुल मिल गए थे मेरे साथ में। फिर हुआ ऐसे, सेकेंड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप जब मेरा चल रहा था, तो उस पर्टिकुलर ईयर में उसी कंपनी का एक अकाउंटेंट था। तो उस अकाउंटेंट ने बोला कि सर मेरे को क्या करना है, मुझे हमारे उस मतलब उसकी जो वाइफ थी तो उसके भी इनकम टैक्स के रिटर्न्स डालने, ओके। तो वो बोलता था भाई वो तो नॉन ऑडिट में, जस्ट मेरे को उनके फाइल ओपन करनी है, उसके रिटर्न डालने, और उसका कोई एक नियर फ्रेंड था तो उसको भी अपना इनकम टैक्स का रिटर्न डालना था, ओके। तो उस अकाउंटेंट ने बोला कि साहब आप ही कर दो ना, ओके, या आप कर दोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप आपके सर के पास में जाओगे तो सर तो फिर क्या करेंगे, ज्यादा पैसे चार्ज करेंगे, ओके। तो आप देख लो, अगर जल्दी से हो जाता होगा तो थोड़े कम ज्यादा करके आप ही पैसे रख लेना, ओके। तो ये बात कब की बताना, मेरी सेकेंड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप की थी, ओके। अब देखो होता क्या था, उन दिनों हमारा स्टाइफंड तो बहुत ही कम हुआ करता था। आर्टिकलशिप कर रहे हो, सीए के हाथ के नीचे काम कर रहे हो, तो भाई स्टाइफंड मिलता है, ओके। तो स्टाइफंड तो मिनिमम लिमिट ही 2500 की है, वो भी आज तक हुई है, अभी हुई है 2500 की लिमिट। हम जब आर्टिकलशिप करा करते थे तब तो वो 1500 रुपए 2000 रुपए महीना, ओके। तो इतने में क्या कर ली जाती थी, आर्टिकलशिप करी जाती थी। तो अकॉर्डिंगली एक बंदा खुद होके आपको बोल रहा है कि साहब तुम 2 रिटर्न डाल दो, ओके। 2 रिटर्न डालने के लिए मुझे पता है कितना टाइम लगता है, हार्डली 15 से 20 मिनट लगते हैं, ओके। बनाना करना वो बात अलग है, बट 15 से 20 मिनट में काम हो जाता है, ओके। तो वो बंदे ने जब मुझे बोला कि साहब आप थोड़ी फीस कम चार्ज करके ये रिटर्न डाल दो, तो मुझे एक बात बताओ, आपको नहीं लगता कि एक्चुअल में देखा जाए तो मैं तो मेरे प्रिंसिपल के हाथ के नीचे काम कर रहा था। बात समझो, आप जब आर्टिकलशिप कर रहे हो ना, तो आपकी प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप बन जाती है, ओके। तो मेरे प्रिंसिपल कौन हो गए, मेरे बॉस, और मैं उनका क्या बन गया, एजेंट, ओके। तो जो भी काम आता है ना बॉस, तो वो काम हमारे सर के लिए आता है और उनके बिहाफ पे मुझे काम करना पड़ता है। बट हुआ क्या, हुआ कुछ नहीं, वो बंदे ने बोला मैंने प्राइवेटली ही काम कर दिया। बात समझ के लेना, मैंने प्राइवेटली ही काम कर दिया, तो उस बंदे ने सर को नहीं मुझे पैसे दिए, ओके। ये क्या हुआ, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, मैं अगर सर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एज एन एजेंट बोल के सर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वो जो पर्टिकुलर रिटर्न्स वगैरह थे वो एक्चुअल में किसको, उसके पैसे किसको मिलने चाहिए थे, मेरे सर को, मेरे बॉस को पैसे मिलने चाहिए थे। बट हुआ क्या, वो पैसे तो मेरे पास में है। मुझे एक बात बताना, इसी को क्या बोलते बताना, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। वो रिटर्न डालना तो मेरा काम था ही, अगर मैं सर को बता के डालता तो डेफिनेटली मेरे को कुछ नहीं मिलता,
बट मैंने खुद से डाल दिया बिना सर को बताए। ओके, तो ये क्या हुआ बताना, ये मेरा इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन था। जो मुझे काम करना था, जो करना ही पड़ता था काम, वैसे भी ऐसे भी, तो उसके लिए मैंने क्या कर लिया, पैसे चार्ज कर लिए। ओके, तो फिर ये क्या होता है बताना, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन होता है। आप भी जब आर्टिकलशिप करोगे, आपके भी लाइफ में ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस आएंगे, क्योंकि आप लोग देखो ये जो क्लाइंट्स वगैरह हैं, इनके साथ में आप डील करते हो। ओके, तो आपके साथ में ये काफी लोग घुल मिल जाते हैं और आप ही कंटिन्यूअसली उनका काम करते हो, तो वो लोग बहुत बार सीधे आप ही को अप्रोच हो जाते हैं कि साहब मैम तुम ही काम कर दो, कहां सर तक जाते हो। ओके, बट आई नो वेरी वेल वो चीजें बराबर नहीं होती, बट फिर भी सभी करते हैं। ओके, तो आपको भी करना पड़ेगा। तो बोलने का मतलब क्या हुआ, जब इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन होगा, मतलब एक पर्सन की ड्यूटी थी कुछ वर्क करने की, लेकिन उस ड्यूटी के लिए भी बंदा क्या करता है, पैसे चार्ज कर लेता है, तो ये हो जाता है इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, और ये हमेशा क्या बनने वाला है, वॉइड बनेगा। बात समझ में आई? ये वैलिड होता है क्या? नहीं, इट विल बी बिकमिंग व्हाट, वॉइड। ओके, तो अगर कोई एजेंट अपने प्रिंसिपल का काम करता है, तो वो तो उसका ऑब्लिगेशन हुआ, वो तो उसकी ड्यूटी हुई कि भाई सर के लिए काम करना है, वो उसकी ड्यूटी है। बट अगर उस ड्यूटी के लिए भी अगर वो बंदा पैसे चार्ज करता है, तो वो क्या बन जाएगा बताना, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। बात समझ में आई? तो एजेंट का एग्जांपल एक हो गया। उसके अलावा और एक एग्जांपल है, एक पार्टनरशिप फर्म है, वहां पे एक पार्टनर क्या बोलता है एक क्लाइंट को या एक कस्टमर को कि मैं तेरा काम करके दूंगा अगर तू मुझे प्राइवेटली इतने पैसे दे दो। प्राइवेटली क्यों बोला? अगर वो सबके सामने दे दे तो 3-4 जितने भी पार्टनर होंगे सब में वो पैसे बांटने पड़ेंगे। ओके, अगर वो पर्टिकुलर बंदा बोलता है कि तू मुझे प्राइवेटली क्या कर देना, पैसे दे देना, तो ये जो हो जाएगा, ये वापस से आपका क्या बनने वाला है, ये भी इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। जो काम आपको करना ही पड़ता था, लेकिन आपने क्या किया, प्राइवेटली पैसे ले लिए और वो काम किया, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। सिंपली स्पीकिंग, जो आपकी ड्यूटी होती है काम करने की, उसके लिए अगर आप पैसे चार्ज करते हो, तो वो क्या बन जाएगा, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। मैं आपको इसके पहले भी वो लाइट वाले का एग्जांपल दिया था। हमारे घर में ही लाइट नहीं थी, बाकी सबकी थी। ओके, तो फिर मैंने वो इलेक्ट्रिसिटी वाले को बुलाया। ओके, तो उसको जो बुलाया, अब वैसे तो उसने फ्री में काम करना चाहिए, पर बंदे ने अगर मुझसे पैसे चार्ज किए, तो वो क्या हो गया, वो हो गया इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। उसकी ड्यूटी थी आके फुकट में काम करके जाना, बट उसके लिए भी अगर वो पैसे चार्ज करे, तो वो क्या बन जाएगा बताना, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन बनेगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। तो ये भी क्या बनने वाला है बताना, वॉइड बनेगा, क्योंकि ऐसे जो एग्रीमेंट होते हैं वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होते हैं। They are what? Opposed to public policy. Is that clear? तो this is this particular part. Okay? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, यहां पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तक के सब प्यार मोहब्बत वाले सीधे साधे क्या थे बताना, सारे पॉइंट्स थे। अब यहां से आपको जरा सा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, अब ये 2 पॉइंट बाकी रहेंगे, अभी ये वाला और आगे का एक पॉइंट, वो दोनों भी काफी इंपॉर्टेंट और थोड़े से डिफिकल्ट जा सकते हैं, तो इसके लिए आपने फुल फोकस से मेरे पास में देखते रहना। ओके, अब मेरी बात सुना, ये क्या हो गया, कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट। ओके, अब ये क्या होता है, तो सुन के लेना मेरी बात। अगर मान लीजिए सिंगल कंसिडरेशन फॉर वन ऑब्जेक्ट, सिंगल कंसिडरेशन फॉर ऑब्जेक्ट इज इन अ पार्ट अनलॉफुल। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब एक कंसिडरेशन है एक ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, या वन और मोर लिख देता हूं, वन और मोर ऑब्जेक्ट, मतलब एक कंसिडरेशन है एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के लिए, एक या एक से ज्यादा पर्पस के लिए, इज इन पार्ट अनलॉफुल, मतलब वो जो कंसिडरेशन है वो पार्टली अनलॉफुल है। ओके, अनलॉफुल बोले तो लॉफुल नहीं है। ठीक है, तो मतलब एक कंसिडरेशन है
एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट के लिए इन पार्ट अनलॉफुल है, अगर वो अनलॉफुल निकलती है, या फिर वन और मोर कंसिडरेशन फॉर वन ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल इन पार्ट। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, मतलब एक या एक से ज्यादा कंसिडरेशन है एक ऑब्जेक्ट के लिए और वो क्या है बताना, अनलॉफुल है पार्ट में। ठीक है, देखो दोनों पॉइंट समझ के लेना। एक तो सिंगल कंसिडरेशन है एक या एक से ज्यादा पर्पसेस के लिए और वो कंसिडरेशन पार्टली अनलॉफुल है, पूरी नहीं पार्टली अनलॉफुल है। या फिर एक या एक से ज्यादा कंसिडरेशन है एक ऑब्जेक्ट के लिए जो अनलॉफुल है इन पार्ट, मतलब कंसिडरेशन यहां पे भी क्या है बताना, अनलॉफुल है। तो इन दोनों में से कुछ भी रहा तो आपका वो जो अग्रीमेंट रहेगा वो क्या बनने वाला है, वॉइड बन जाएगा। ओके, वो अग्रीमेंट आपका कैसा बन जाएगा बताना, वॉइड बन जाएगा। ओके, आप बोलेंगे सर इसका एक एग्जांपल आ गया तो ज्यादा मजा आएगा। प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात, प्लीज ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, मैं मॉड्यूल का एग्जांपल ले रहा हूं। एक ए नाम का बंदा है, इसको सुपरिटेंडेंट बोल के अपॉइंट किया गया है। ए नाम का एक बंदा है, इसको सुपरिटेंडेंट बोल के रखा गया है, सुपरवाइजर बोल के रखा गया है आपकी सिंप्लिसिटी के लिए। ओके, और सुपरवाइजर बोल के रखा है एक पर्टिकुलर बी नाम के बंदे के लिए। तो ये बी नाम का बंदा है तो उसके लिए इस ए को सुपरिटेंडेंट रखा है और बी के बिजनेसेस है। ओके, बी के क्या है बताना, बिजनेसेस है। कितने बिजनेसेस है, दो। एक बिजनेस है लीगल, एक बिजनेस है इलीगल। ओके, और ये बी ने क्या किया है, बी ने इसको अपॉइंट किया है रुपए 20,000 पर मंथ पे। ओके, मतलब बी बोलता है ए को कि भाई तेरे को मैं क्या करूंगा, 20,000 पर मंथ दूंगा। ओके, 20,000 रुपए महीना दूंगा, बदले में तूने क्या करना है, मेरे पूरे बिजनेस को, मतलब अब उसमें दोनों आ गए, लीगल भी आ गया इलीगल भी आ गया, दोनों का क्या करना, सुपरविजन करना, मतलब दोनों का ध्यान रखना। तो मैं तेरे को क्या करूंगा, 20,000 पर मंथ दे दूंगा। ओके, तो ये हुआ ये वाला सिनेरियो। देखो कंसिडरेशन कैसी है, सिंगल कंसिडरेशन है, बात समझो, सिंगल कंसिडरेशन फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, एक तो लीगल बिजनेस भी संभालना, इलीगल बिजनेस भी संभालना। तो सिंगल कंसिडरेशन फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट है और जिसमें पार्टली भी अगर अनलॉफुल निकलती है कंसिडरेशन। अब देखो ये बिजनेस को संभालना तो वो कंसिडरेशन अनलॉफुल ही हो जाएगी। तो अगर ऐसे पार्टली भी आपके अगर कंसिडरेशन क्या होती है, अनलॉफुल बन जाए तो ये अग्रीमेंट कैसा बनने वाला है बताना, वॉइड बन जाएगा। ये अग्रीमेंट कैसे बन जाएगा बताना, वॉइड बनने वाला है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। सेम ये वाले भी पॉइंट में वैसे ही होगा, मतलब आप उसको एक या एक से ज्यादा कंसिडरेशन दे रहे हो एक ही ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन वो ऑब्जेक्ट ही अपने आप में क्या है बताना, अनलॉफुल बन गया, तो वो कंसिडरेशन भी हो क्या जाएंगी बताना, वो भी अनलॉफुल मानी जाएंगी। इज दैट क्लियर? तो बात क्या चल रही है, अगर कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट है, पार्टली भी कंसिडरेशन अनलॉफुल होती है, तो अगर सिंगल कंसिडरेशन है एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट के लिए वो भी अनलॉफुल बनेगा। एक या एक से ज्यादा कंसिडरेशन है एक ऑब्जेक्ट के लिए तो वो भी क्या बनने वाला है बताना, अनलॉफुल बनेगा। या मैं बोलूंगा पूरी की पूरी कंसिडरेशन अनलॉफुल बन जाएगी एंड दैट एग्रीमेंट बिकमिंग व्हाट, वॉइड एग्रीमेंट। ओके, तो आप लोग इतना नोट करो, ये पॉइंट कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें और कुछ चीजें आनी बाकी है, तो आप फटाफट नोट कर लीजिए। अब बच्चों वही बात को मैं थोड़ा सा और बोलता हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। अगर मान लीजिए कंसिडरेशन जो अनलॉफुल है इन पार्ट, ओके, अनलॉफुल इन पार्ट, ठीक है। अब इसके दो सिनेरियोज हो सकते हैं। क्या दो सिनेरियोज हो सकते हैं? गुड पार्ट एंड
bad part cannot be severed और दूसरा good part and bad part can be severed. ओके अब देखो जो हम बोल रहे हैं ना कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट, पार्टली कंसिडरेशन अनलॉफुल है तो दो चीजें हो सकती है, गुड पार्ट बैड पार्ट कैन नॉट बी सीवियर, मतलब अलग करना है ना, टू स्प्लिट। मतलब क्या हुआ, गुड पार्ट और बैड पार्ट आप स्प्लिट कर ही नहीं सकते। मतलब क्या हो गया, जैसे मैं बता रहा हूं, अब कंसिडरेशन आपकी एक ही जा रही है दो ऑब्जेक्ट्स के लिए, लेकिन वो दोनों ऑब्जेक्ट सीवियर नहीं हो सकते, मतलब क्या स्प्लिट नहीं हो सकते, अलग अलग नहीं हो सकते कि ये गुड वाला पार्ट ये बैड वाला पार्ट। ओके, अगर ये नहीं किया जा सकता तो फिर ध्यान रखना वो आपका अग्रीमेंट क्या बनेगा, वॉइड बनेगा। बात समझ में आ गई, कैन नॉट बी सीवियर्ड मतलब उसको अलग नहीं कर सकते, गुड पार्ट बैड पार्ट को सीवियर्ड नहीं कर सकते तो वो वॉइड होगा ऑल टुगेदर, मतलब पूरा के पूरा क्या बन जाएगा, वॉइड बनेगा। याद रखना पूरी की पूरी कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्टिव क्या बनने वाला है, वॉइड बनने वाला है। आई होप यू अंडरस्टूड इट, जब वो सीवियर्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन गुड पार्ट एंड बैड पार्ट कैन बी सीवियर्ड मतलब उसको स्प्लिट किया जा सकता है, मतलब गुड और बैड दोनों अलग अलग किए जा सकते हैं। तो फिर क्या होगा, याद रखना यहां पे बनेंगे दो पार्ट, जो रहेगा गुड पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ये रिटेन होगा, मतलब ये वैलिड बन जाएगा। और वही बात अगर मैं करूं बैड पार्ट की, तो ये जो बैड पार्ट होगा कैन नॉट बी रिटेन्ड, या मैं बोलूंगा इट हैज टू बी रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट हो जाएगा एंड ये क्या बनने वाला है, आपका वॉइड बनने वाला है। ओके, तो ये बना कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट। मैंने पहले आपको एक ही बताया, अगर सिंगल कंसिडरेशन है एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट के लिए, या फिर one or more consideration are there for a single object but they are in part unlawful, वो unlawful in part है तो agreement will be void, ये पहली बात। लेकिन उसमें भी पार्ट बनते हैं, उसमें दो पार्ट बनेंगे, गुड पार्ट बैड पार्ट कैन नॉट बी सीवियर्ड, गुड और बैड को आप स्प्लिट नहीं कर सकते तो ये पूरा की पूरा अग्रीमेंट ही क्या बनेगा, वॉइड बनेगा, पूरा की पूरा अग्रीमेंट क्या बन जाएगा, वॉइड। लेकिन अगर गुड पार्ट बैड पार्ट कैन बी सीवियर्ड, वो सीवियर कर सकते मतलब आप स्प्लिट कर सकते हो, तो गुड पार्ट रिटेन होगा तो वो वैलिड बन जाएगी कंसिडरेशन और ऑब्जेक्टिव, और बैड पार्ट रिजेक्ट होगा वो क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा। ओके, आप ये लिखो और फिर मैं वो प्रीवियस एग्जांपल जो हमने देखा उसको मैं और फर्दर डिटेल में आपको बताता हूं। ओके, आप इतना नोट कर लो। अब देखो बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखो, ये वही वो पर्टिकुलर बंदा है ए, और ये एक बिजनेस के लिए बी ने इसको क्या किया, इसको अपॉइंट किया है। ओके, बी ने इसको क्या किया है, अपॉइंट किया है। अब इसके है दो बिजनेस, जैसे मैं बता रहा था, एक था लीगल एक था इलीगल। ओके, अब ये दो वो पर्टिकुलर बिजनेसेस हैं और इस बी ने इसको अपॉइंट किया फॉर 20,000 पर मंथ की सैलरी। ठीक है, अब देखो यहां प्रॉब्लम क्या हो रही है, देयर इज प्रॉब्लम दैट सिंगल कंसिडरेशन फॉर वन और मोर ऑब्जेक्टिव। ओके, और मेन बात क्या है, ये 20,000 में ये नहीं बताया गया है कि लीगल के लिए कितनी और इलीगल के लिए कितनी, ये कहीं बताया नहीं गया है। 20,000 रुपए दे रहा है डी किसको, ए को, लेकिन ये क्लैरिटी कहीं नहीं है कि लीगल के लिए कितना है, इलीगल के लिए कितना है। तो क्या आप आपके मर्जी से करोगे, हाँ सर आधा 10,000 यहाँ आधा 10,000 यहाँ पे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये 20,000 में हमको बाइफर्केशन नहीं पता ना कि लीगल के लिए कितना है, इलीगल के लिए कितना है। ओके, तो इसको बोलते हैं कैन नॉट बी सीवियर। ओके, कैन नॉट बी सीवियर, और जब ये सीवियर नहीं हो सकता तो होल अग्रीमेंट पूरा
पूरा के पूरा अग्रीमेंट क्या बन जाएगा बताना, वॉइड बनेगा। पूरा के पूरा यहाँ पे क्या बनने वाला है, वॉइड बन जाएगा। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर मैं सिनारियो चेंज करूं, ये बी क्या कर रहा है बताना, वही उसके वो दो बिजनेसेस है, ये है लीगल और ये है इलीगल। ओके, और ये पैसे अब दे रहा है किसको, सी नाम के बंदे को। लेकिन कितने दे रहा है, ₹20,000 ही दे रहा है। लेकिन बोल के देता है कि भाई लीगल के लिए तेरे को 10,000 रुपए और इलीगल के लिए कितने, 10,000 रुपए। ओके, तो अब सवाल ये आता कि क्या ये सीवियर हो सकता है, क्या ये स्प्लिट हो सकता है? तो जवाब है जी हाँ, बराबर है, इट कैन बी सीवियर। ओके, ये सीवियर हो सकता है, स्प्लिट हो सकता है। तो ये जब स्प्लिट हो सकता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, लीगल वाला जो पार्ट है ना बच्चों, ये रहेगा वैलिड, और जो इलीगल पार्ट रहेगा ये यहां से क्या बन जाएगा बताना, वॉइड। मतलब ये लीगल वाले को आप लोग रिटेन कर सकते हो और इसको सीधे रिजेक्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो ये दोनों फर्क होते हैं, जहां पे कंसिडरेशन जो मिलती तो एक ही ऑब्जेक्ट के लिए, बिजनेस को देखने के लिए मिल रहे 20,000, बट ये बिजनेस में आप स्प्लिटिंग नहीं कर सकते, सीवियर नहीं कर सकते, तो पूरा के पूरा वॉइड बनेगा। लेकिन जब आप सीवियर कर पाओगे तो फिर जितना वैलिड वाला रहेगा, लीगल पार्ट रहेगा वो वैलिड रहेगा, और इलीगल बोलो तो वो क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ओके, तो इतना वापस से नोट कर लो, फिर हम लोग इसका लास्ट पॉइंट देखने वाले हैं। ओके, अब बच्चों हम लोग एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का एक लास्ट पॉइंट देखेंगे, दैट इज मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। ओके, ये थोड़ा सा बहुत लोगों को लगता है कि ये डिफिकल्ट जाता है, वैसे एग्जाम में कभी नहीं आता, लेकिन होता क्या है बच्चों, ये पता नहीं क्यों भूल जाता है। ओके, ये याददाश्त में बैठता ही नहीं है, अब पता नहीं क्यों, बट हम लोग पूरा याद करेंगे, इसको अच्छे से देख लेंगे तो ये सब चीजें आपके दिमाग में घुस जाएंगी। ओके, प्लीज ध्यान से सुनो। मेंटेनेंस और चैम्पर्टी, तो मैं ये लास्ट पॉइंट बता रहा हूं आपको एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का, तो प्लीज ध्यान से सुनना। इसके मैं पहले कर देता हूं दो पार्ट। ओके, एक करता हूं मैं यहां पे मेंटेनेंस और दूसरा कर देता हूं मैं यहां पे चैम्पर्टी। ओके, तो ऐसे मैंने क्या कर दिया, दो पार्ट कर दिया, एक किया मेंटेनेंस, एक किया चैम्पर्टी, तो दो पार्ट हमने कर दिए। अब ध्यान से सुनना, यहां पे क्या होता है, मेंटेनेंस में क्या होता है, वन पार्टी असिस्ट द अदर पार्टी, assist the other party in a suit, suit माने केस, without any interest in that property. Okay, very important. मेंटेनेंस क्या होता है, जहां एक पार्टी असिस्ट करती है दूसरी पार्टी को, असिस्ट करना मतलब हेल्प करना। ओके, दूसरे पार्टी को हेल्प करती है इन अ सूट, मतलब केस में हेल्प करती है विदाउट एनी इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी। मतलब क्या हुआ, किसी प्रॉपर्टी के लिए केस चल रहा है या किसी चीज के लिए केस चल रहा है, और एक पार्टी दूसरे पार्टी को हेल्प करेंगी, सपोर्ट करेंगी विदाउट एनी इंटरेस्ट इन सच अ प्रॉपर्टी। मतलब उस प्रॉपर्टी में इस पार्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके, उसको कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ क्या कर रहे हैं बताना, सपोर्ट कर रहे हैं सामने वाली पार्टी को। इज दैट क्लियर? सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं सामने वाली पार्टी को केस के अंदर। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो केस जीत जाए पार्टी तो जो प्रॉपर्टी मिलेंगी तो उसमें हम हिस्सा मांगेंगे, ऐसा हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। तो ऐसे अग्रीमेंट को आप लोग क्या बोलोगे, अग्रीमेंट ऑफ मेंटेनेंस। इसको क्या बोलते बता रहा है, मेंटेनेंस। और चैम्पर्टी होता क्या है, तो बेटा चैम्पर्टी में वन पार्टी असिस्ट द अदर पार्टी,
assist the other party in a suit, सूट में माने केस में सपोर्ट तो करती है, लेकिन विद एन इंटेंशन ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट, ओके, पोर्शन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम लिटिगेशन। देखो दोनों में कितना फर्क है, दोनों में कितना फर्क है देख के लो। मेंटेनेंस में क्या होता है, एक पार्टी दूसरे पार्टी को असिस्ट करती है किसी सूट में, किसी केस में हेल्प करती है एक पार्टी दूसरे पार्टी को, लेकिन विदाउट एनी इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी, ओके, कोई इंटरेस्ट नहीं होता है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर, ओके। लेकिन चैम्प पार्टी क्या होती है, वन पार्टी असिस्ट द अदर पार्टी इन अ सूट, मतलब एक पार्टी दूसरे पार्टी को हेल्प करेगी सूट में, केस में, with an intention of sharing portion of profit from such litigation। मतलब वो लिटिगेशन से जो भी फायदा होगा, लिटिगेशन माने केस, केस जीत के जो भी फायदा होगा, तो उस केस में आप क्या लेने वाले हो बताना, आप पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट लेने वाले हो, ओके। तो वो बन जाएगा चैम्प पार्टी। दोनों में सिमिलर बात क्या है, कॉमन बात क्या है, तो दोनों में कॉमन बात ये है, एक पार्टी दूसरे पार्टी को सपोर्ट करेगी, असिस्ट करेगी एक केस में, ओके, ये सिमिलर बात है। लेकिन यहाँ डिफरेंस कहां पे आ रहा है, मेंटेनेंस में पार्टी का कोई इंटेंशन नहीं होता टू शेयर द प्रॉफिट, मतलब कल चल के अगर केस जीते तो कोई फायदा हुआ तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कोई आपको वहां पे शेयरिंग नहीं मिलेगी, या आपकी लेने की कोई इंटेंशन भी नहीं है, ये हो जाता है मेंटेनेंस। लेकिन अगर मैं चैम्प पार्टी की बात करूं, तो चैम्प पार्टी में आप कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड होते हो लिटिगेशन के रिजल्ट से, मतलब केस का जो रिजल्ट आएगा उसमें आपका इंटरेस्ट है। केस जीतने के बाद आप कुछ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट खुद के पास रखोगे, शेयरिंग करोगे प्रॉफिट में, ऐसा अगर आपका इंटेंशन होगा तो वो क्या बन जाएगा, आपका चैम्प पार्टी बनेगा। इज दैट क्लियर? तो दोनों में फर्क कहां पे आता है बच्चों, दोनों भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सूट में, लेकिन यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, विदाउट एनी इंटरेस्ट, और यहाँ पे देखोगे तो विद एन इंटरेस्ट, ओके। ये दोनों में फर्क है, ओके। अब सवाल है, ये वॉइड रहेगा या वैलिड रहेगा? आप बोलेंगे सर हम ये पॉइंट देख रहे हैं एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, तो एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है तो ये डेफिनेटली वॉइड होना चाहिए। पूछने की क्या बात है, तो जवाब है जी नहीं। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये दोनों के दोनों एग्रीमेंट वैलिड रहेंगे। व्हाट आई एम टेलिंग, ये दोनों के दोनों एग्रीमेंट्स क्या बनने वाले हैं बताना, ये दोनों के दोनों वैलिड बनने वाले हैं, ओके। आप बोलेंगे सर फिर हमको चैम्प पार्टी और मेंटेनेंस एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में कैसे डाला? तो पूरी बात सुनना, चैम्प पार्टी और मेंटेनेंस एग्रीमेंट टू अपोज पब्लिक पॉलिसी में इसके लिए आया क्योंकि वैसे तो ये वैलिड होते हैं दोनों भी, मेंटेनेंस और चैम्प पार्टी दोनों भी वैलिड है, अनलेस, व्हाट आई एम टेलिंग, अनलेस मतलब वैलिड रहेंगे कब तक, जब तक नहीं क्या, सबसे पहला इट इज अनरीजनेबल so as to be unjust to other party। देखो दोनों में भी क्या हो रहा है, ये तब तक ही वैलिड रहेगा जब तक ये अनरीजनेबल ना हो टू अदर पार्टी। अब जैसे चैम्प पार्टी में अगर बात करो तो आप सामने वाले से कुछ पोर्शन लेते हो, कुछ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट लेने वाले हो केस जीतने के बाद में, ओके। वो तब तक ही वैलिड रहेगा जब तक ये अनरीजनेबल ना हो, मतलब वो जो आप लोग पोर्शन लेने वाले हो वो अगर अनरीजनेबल अमाउंट का निकल जाए तो फिर ये चैम्प पार्टी वैलिड नहीं रहेंगी। हाँ, अगर ये प्रॉफिट शेयरिंग जो आप करने वाले हो या जो पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी लेने वाले हो वो अगर रीजनेबल होगा, तो जाके वैलिड होगा।
लेकिन अगर अनरीजनेबल बना तो फिर वो वैलिड नहीं रहेगा। बात समझ के लेना। तो ये जो पोर्शन मिलेगा वो रीजनेबल है तो वैलिड है, नहीं रहा अनरीजनेबल रहा तो वो क्या बन जाएगा, वॉइड बनेगा। तो वही मैं बात बोल रहा हूं बच्चों, चैम्पर्टी और मेंटेनेंस दोनों भी वैसे तो वैलिड है, नॉर्मली तो वैलिड है, अनलेस मतलब जब ये 2 पॉइंट में नीचे लिखाऊंगा वो न आए तो वैलिड रहेगा। अब उसमें पहला क्या गया, अनरीजनेबल नहीं होना। अगर अनरीजनेबल रहा तो फिर ये वैलिड नहीं रहेगा। देखो ये पोर्शन तो सिर्फ चैम्पर्टी में मिलता है, मेंटेनेंस में तो वो भी नहीं मिलता, तो ये पॉइंट इसको तो अप्लाई होता ही नहीं है। तो ये पकड़ के चलो कि मेंटेनेंस तो भाई वैलिड ही रहेगा। ओके, इस पॉइंट को अगर कंसीडर करें तो ये पॉइंट एप्लीकेबल होता है चैम्पर्टी को। तो चैम्पर्टी में जो प्रपोर्शन ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो अगर रीजनेबल है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो फिर वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका वैलिड, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, वॉइड बन जाएगा। अनरीजनेबल सो एज टू अनजस्ट टू अदर पार्टी, अगर वो दूसरे पार्टी को अनरीजनेबल लगे तो फिर वो बन जाएगा वॉइड। ओके, मतलब जो आप पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ले रहे हो वो दूसरे पार्टी को अनजस्ट लगे, वो अनएडजस्टेबल लगे, बहुत ज्यादा लगे तो वॉइड बनेगा, नहीं तो फिर चैम्पर्टी भी वैलिड रहेगा। मेंटेनेंस में तो भाई पोर्शन जाता ही नहीं है, तो रीजनेबल अनरीजनेबल का सवाल ही नहीं आया, तो ये तो इस पॉइंट के हिसाब से वैलिड ही रहेगा। ओके, सेकंड, नो मैलिशियस इंटेंशन। ओके, नो मैलिशियस इंटेंशन। ओके, अब देखो एक बात समझ के लेना, हम इन दोनों को तब वैलिड बोल रहे जब आपका मैलिशियस इंटेंशन उसके अंदर इन्वॉल्व ना हो। अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों में एक चीज क्या है बताना, कि आप सामने वाली पार्टी को असिस्ट कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, इन व्हाट, काय के अंदर हेल्प कर रहे हो, सूट के अंदर हेल्प कर रहे हो, ये दोनों की सिमिलरिटी है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, आप सामने वाली पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो केस के लिए, तो उसमें आप दोनों का भी कोई मैलिशियस इंटेंशन नहीं होना चाहिए। नहीं तो देखो बात सीधी है, सिंपल एग्जांपल देता हूं, अगर आपके फ्रेंड की प्रॉपर्टी किसी ने हड़प ली है और आप आपके फ्रेंड को सपोर्ट कर रहे हो कि भाई चल तू केस डाल, अपन देखते क्या होगा क्या नहीं। अब उसके 2 पार्ट हो सकते हैं, आप कुछ पैसा नहीं लोगे तो वो मेंटेनेंस हो गया, आप पैसा लोगे तो वो चैम्पर्टी हो गया, तब तक वैलिड रहेगा। ओके, आपके फ्रेंड की प्रॉपर्टी किसने हड़पी, तो आप आपके फ्रेंड को सपोर्ट कर रहे हो, तो इसमें चैम्पर्टी मेंटेनेंस कब होगा, मेंटेनेंस तब जब आप उसको हेल्प करने के बदले में कुछ नहीं लोगे, और चैम्पर्टी कब, जब आप हेल्प करने के बदले में कुछ पैसे लोगे। ओके, ये नॉर्मल चीज हो गई, ये वैलिड रहेगा। चैम्पर्टी कब वैलिड रहेगा, अगर वो अनरीजनेबल पोर्शन ना मांग रहे हो आप, तब रहेगा। ओके, लेकिन ये एग्जांपल को मैं घुमाता हूं, आप और आपका फ्रेंड दोनों ने मिलके सोचा कि किसी की प्रॉपर्टी अपन हड़पेंगे। ओके, आप बोल रहे हो आपके फ्रेंड को कि यार चल अपन इसकी प्रॉपर्टी हड़पते, तो तू इसके ऊपर केस फाइल कर दे, मैं तेरे को सपोर्ट करता हूं। बात समझ के लेना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप सपोर्ट तो कर रहे हो केस के लिए, लेकिन आपका इंटेंशन मैलिशियस है, खराब इंटेंशन आपका है, आप किसी दूसरे की प्रॉपर्टी हड़पना चाह रहे हो और इसके लिए आप सपोर्ट कर रहे हो आपके फ्रेंड को। यहाँ पे भी असिस्ट हो गया, और भले ही आप उसको बोलोगे कि भाई जैसे ही पैसे आएंगे तो हम दोनों बांट लेंगे आपस में, तो वो चैम्पर्टी बन गया। आप सपोर्ट कर रहे हो लिटिगेशन के लिए फॉर मनी, ये चैम्पर्टी बना। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आपका इंटेंशन यहाँ पे कैसा था बताना, इंटेंशन आपका मैलिशियस था। इज दैट क्लियर? तो जब मैलिशियस इंटेंशन होगा तो वो चैम्पर्टी और मेंटेनेंस वैलिड नहीं रहेंगे। ओके, तो याद रखना, ये जब दोनों चीजें होंगी ना तो फिर ये वॉइड बन जाएगा, और इसी को बोलते हैं अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ओके, हम लोग ये चैम्पर्टी मेंटेनेंस देख कहां पे रहे हैं, एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में देख रहे हैं। और इतना हमने देखा तो हमको तो यहाँ पे यही लगा कि भाई मेंटेनेंस हो चैम्पर्टी हो दोनों भी वैलिड रहता, इतना ही हमको समझा था। बट फिर उसके एक्सेप्शन हमको पता चले कि भाई अगर तुम चैम्पर्टी की बात कर रहे हो और ये अनरीजनेबल रहा, जो आप पोर्शन ले रहे हो वो अनरीजनेबल रहा, तो वॉइड रहेगा। और दूसरा, आपका मैलिशियस इंटेंशन नहीं चाहिए। ओके,
अनलेस लिखा है तो यहाँ पे लिखूंगा मैलिशियस इंटेंशन इज देयर। ओके, तो अगर तुम्हारा मैलिशियस इंटेंशन था और उसके लिए आप सपोर्ट कर रहे थे कोर्ट के कचहरी के लिए, तो फिर मान के चलो वो आपका बन जाएगा वॉइड, क्योंकि ये होता है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ओके, लास्ट टाइम मैं आपको फटाफट पूरा रिवाइज करता हूं, कंक्लूड करता हूं मेरे पूरे डिस्कशन को इस पर्टिकुलर चैम्बर्टियन मेंटेनेंस से रिलेटेड को। ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, मेंटेनेंस तब होगा जब आप किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो इन कोर्ट प्रोसीडिंग विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ गेटिंग एनी शेयर। ओके, चैम्बर्टी कब होता है, आप सपोर्ट कर रहे हो फॉर गेटिंग सम शेयर इन द प्रॉफिट या जो भी प्रॉपर्टी मिलेगी उसके अंदर। ओके, वैसे तो दोनों को वैलिड बोला है, वैसे तो दोनों को वैलिड बोला है, लेकिन वो तब वैलिड नहीं रहेगा जब नंबर 1 अनरीजनेबल अमाउंट चल रही है सो एज टू अनजस्ट अदर पार्टी। दूसरे पार्टी को लग रहा है ये पोर्शन तो ले रहा है लेकिन बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा का ले रहा है, अनरीजनेबल ले रहा है, तब वॉइड बनेगा। सेकंड थिंग, मैलिशियस इंटेंशन अगर होंगे, मतलब आप सपोर्ट कर रहे हो ना सामने वाले को, लेकिन आप दोनों के भी इंटेंशन मैलिशियस है, खराब इंटेंशन होंगे, तो फिर डेफिनेटली क्या होगा बताना, ये भी वॉइड बन जाएगा और ये वाला अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में आएगा। ओके, और इसी की वजह से हमको ये वाला पॉइंट कहां पे डाला है, चैम्बर्टियन मेंटेनेंस अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में डाला है। आई होप all of you have understood it well। अब in this way हमने हमारे agreement opposed to public policy पूरे कंप्लीट कर लिए। ओके, तो अब इसके बाद हमारा क्या बचेगा, some agreement which are expressly declared to be void, वो हमारा बचेगा। और इसके बाद अगर मैं बोलूं तो हमारा ये पूरा यूनिट 3 जो बहुत बड़ा यूनिट था वो जाके हो जाएगा यहाँ से कंप्लीट। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। इसको प्रॉपर्ली रिवाइज करो, अच्छे से नोट्स लिखो। कैसे मॉड्यूल में पढ़ोगे तो डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन ऐसे नोट्स सामने रहे तो फटाफट मीनिंग आपके दिमाग में जाने लगेंगे। ओके, थैंक यू।